सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान में तबाहकुन फ्लड के पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि असरात आ रहे हैं। डॉलर की किल्लत इसने बढ़ा दी है, जिसके बायस ग्रीन बैग की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात बढ़ गए हैं। इंपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स डॉलर के हुसूल के लिए तगो दो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे रुपये पर मजीद दबाव आ गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की कमी न सिर्फ इम्पोर्ट में रुकावट बन रही है, बल्कि हुकूमत की मुआशी बहाली की कोशिशों को भी मुतासिर कर सकती है। ख़ास तौर पर IMF के जायजे से कबल ज़र मुबादला ज़खायर पहले ही 3 माह की दरामदाद से कम और ख़तरनाक पोजीशन पर हैं। पाकिस्तानी करेंसी की अगर हम बात करें, पिछले 26 दिनों में बतदरीज 0.4% की मजमूई कदर हासिल की और 12 सितंबर को 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जो 19 माह की कम तरीन सतह 284.97 रुपये फ़ी डॉलर से जुज़वी तौर पर रिकवरी है। दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनकी वजह से, उनकी कार्रवाइयों से और अमेरिका से तिजारती मुआहदे के बाद भी रुपये में वक्ती बेहतरी आई, मगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कैसे रोका जा सकता, क्या इक़दाम लेने होंगे और इस वक्त चैलेंजेस क्या मौजूद हैं, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं और इनके साथ साथ ज़फ़र पराचा साहब, सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अभी जो हुकूमत कोशिशें कर रही थी, पहले जुलाई में हमने देखा तो उसमें काफ़ी बेहतरी आई थी। लोकल करेंसी की अगर हम वैल्यू देखते हैं, वो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अब जो फ्लड्स एक सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, अब वो ग्रीन बैग अब तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो डॉलर की शॉर्टेज अगर ऐसे ही बरकरार रहती है तो किस हद तक हमें दबाव फेस करना पड़ सकता है इकोनॉमी को? देखिए, डोमेस्टिक सेक्टर में भी और एक्सटर्नल सेक्टर में भी दबाव आना, ये सैलाबों की वजह से, बारिशों की वजह से बहुत बढ़ जाएगा। अभी देखें, जितनी कोशिश हो रही थी इकनॉमिक रिवाइवल की, उसमें अब हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी जितनी वनरेबल है, बड़ी मुश्किल से चीज़ें पट्टी की तरफ आती हैं, उसके बाद फिर हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अभी देखें, सबसे बड़ा मसला हमें जो अब देखना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल सेक्टर पे जो हो रहा है। अब जुलाई के महीने में आप देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट 254 मिलियन डॉलर का हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जिन इंपोर्ट्स हमारी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई, रेमिटेंसेज जो है ना वो कम हो गई। जून में रेमिटेंसेज हमारी बहुत अच्छी थी। अब सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट। देखें, 2 चीज़ें हुई हैं हमने। एक तो यह है कि ज़्यादातर सैलाब के इलाकों में ना कुछ बैंक जो है उन्होंने ऑपरेट करना बंद कर दिया। एक्सचेंज कंपनियां जो है ना वो बंद हो गई हैं। काम नहीं हो रहा वहाँ पे। पंजाब में ज़्यादा ये हुआ, जो 12.5 करोड़ का सूबा है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिशों का और सैलाबों का। अब अगली बात यह है कि हमारी इस वक्त सूरत हाल है। देखिए, एग्जैक्टली 14.2 बिलियन डॉलर के हमारे रिजर्व्स हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेट बैंक के देखें, अगर आप 5 बिलियन डॉलर शामिल कर लें आमना इसके कमर्शियल बैंकों के, तो ये 19 बिलियन डॉलर प्लस के हो जाते हैं। अभी देखें कि स्टेट बैंक जो है ना इतना दबाव में रहा है कि अब तक स्टेट बैंक 8 बिलियन डॉलर मार्केट से ख़रीद के, ओपन मार्केट से ख़रीद के, तो ये 14 बिलियन डॉलर के हमारे रिजर्व हुए हैं। अगर 14 बिलियन डॉलर में 8 बिलियन डॉलर निकाल दें तो 6 बिलियन डॉलर रह जाते हैं। 6 बिलियन डॉलर में 2 बिलियन डॉलर आपने देखा IMF ने दिए हैं और 4 से 4.5 बिलियन डॉलर पार किया हुआ पैसा चाइना ने, UAE ने और सऊदी अरब ने। हमारे पास अपने जो है ना वो 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारा अपना पैसा नहीं है। तो ये हमारी ये 14 बिलियन डॉलर जो है ना ये हमारी 2 माह की जो है ना इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है। अब ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रही हैं कि अब ये दबाव आएगा। इनफ्लोज हमारे कम हो रहे हैं, लेकिन ना जिस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो बैठा हुआ है। और फिर आप देख लें, जिस तरह इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हमारा एक्सपोर्टर जो है ना वो कहता है वक्त पे हमें सेल्स टैक्स के रिफ़ंड नहीं मिलते, इसलिए हमें दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है अब स्टेट बैंक को कोई, मेरा ख्याल है इस हवाले से कुछ नोटिस लेना होगा। लेकिन SEC ने कुछ जो इलीगल काम कर रही हैं कंपनियां, और वो जो जिनका लाइसेंस भी नहीं है, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया है, लेकिन इसके बावजूद नामना वो ऑपरेट कर रही हैं और नतीजतन यह है कि वो होर्डिंग कर रही हैं और पैसा जो है ना डॉलर को अपने पास रख रही हैं। और आप फ़ोन करके कहते हैं जानने वाले हैं, तो आपको कहेंगे जी ठीक है फ़लाँ जगह पे आ जाएं, हम आपको इतने पैसे में डॉलर दे देंगे। लेकिन आप उनके ऑफिस में जाएं तो कहेंगे जी डॉलर नहीं है।
तो मतलब एक तो ये भी है कि डॉलर की कमी है, शॉर्टेज देखनी पड़ रही है, फिर जिस तरीके से गलत तरीके से एक्सचेंज कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, ख़ास तौर पे इलीगल जो हैं, SCCP उन पे प्रॉपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो नतीजतन मेरा ख्याल है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर जो है ना, हमारा प्रेशर इस पर बढ़ेगा और आइंदा आने वाले दिनों में हमें अगर बाहर से पैसा नहीं मिलता, ख़ास तौर पे ये एड जो के मद में जो पैसा आना है, तो फिर हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी। अब देखना ये कि इन्फ्लोज जो है ना, हर वक्त हमारा यही फोकस होता है कि IMF को फिर कैसे कन्विंस किया जाएगा इस सारे मामले, यानी वो पैसा। देखिए कुछ बातें तो हम ना अंदर से जो इतलात आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो कहते हैं कि IMF वाले जो है ना वो थोड़े से कंसिडरेट तो हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि जी बड़ी मुश्किल हालात में पाकिस्तान है, तो शायद इतनी सख्ती वो नहीं करेंगे, लेकिन वो ये ज़रूर कहेंगे जी जो आपको हमने कहा हुआ है कि जी आपके जो रिजर्व्स हैं उनका बिल्डअप कितनी तेज़ी के साथ कितना होना चाहिए, उस तरह नहीं हो रहा। थोड़ा सा लीनियंसी वो दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है असल मसला वही है कि जो हमारा अपना सरप्लस होना चाहिए, अपना क्या कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, वो नहीं हो रहा। जुलाई में आपने देखा उसमें कमी आई है। ट्रेड डेफिसिट भी हमारा जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें तो हमें खुद मैनेज करनी है। अब बड़ी अच्छी तरह से आपने रेमिटेंस को अपने अच्छा कवर कर लिया था, लेकिन आप देख लें जुलाई के महीने में रेमिटेंसेस कम हुई हैं। अब वो क्यों कम हुई हैं? एक और चीज़ जो मुझे खदशा लग रहा है हमारा हमना कि जो डिजिटल सेक्टर, IT सेक्टर में जो कहा जा रहा था जी अब इस साल 4 से 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होगी, वहाँ से जो पैसा आएगा वो उसमें शायद कमी आ सकती है। तो बहुत से हवालों से मेरा ख्याल है स्टेट बैंक को जो एक वाकई एक रेगुलेटर है उनको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्सचेंज कंपनियां जो इलीगल काम कर रही हैं, वो जो होर्डिंग कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं, वो वक्त आने की तलाश कर रही हैं। देखिए हमारे यहाँ तो हम ना हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी तलाश की जाती है। जितने लोग आपने देखा मुनाफाखोर हैं, मतलब मुल्क से मोहब्बत का मैं कोई नहीं दावा करता, आप नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अभी सैलाबों में देख लें, जो कश्तियाँ एक से दूसरी जगह 1800-2000 में लेके जाती थी, उन्होंने 30-30 हज़ार रुपये लोगों से लिया, 28-28 हज़ार रुपये लिया। तो ये एक्सचेंज कंपनी भी यही कर रही है। तो मेरा ख्याल है इंटरवीन करना पड़ेगा SCCP को भी, स्टेट बैंक को भी। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है ये दबाव एक्सटर्नल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा आएगा। कोई डॉलर की कमी है तो मेरा ख्याल है लोगों की मुश्किलात होगी। आखिरी बात हमने ये है, बहुत बेशुमार लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं डॉलर नहीं मिल रहा, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिन्होंने इलाज के लिए जिन्हें डॉलर चाहिए उनको नहीं मिल रहे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए, स्टेट बैंक को इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। जफर साहब मैं आपकी जाने बात हूँ, और अब ये जरा जिस तरह से अभी इत्तेशाम साहब भी बात कर रहे थे कि SCCP एंड इंटर बैंक को फौरी तौर पर देखना चाहिए। जो अब हम डॉलर्स की देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन बैग फिर शुरू हो चुका है, होर्डिंग्स शुरू हो चुकी हैं, और फ्लड्स के बाद जो अब सारी सिचुएशन बनेगी बड़ा दबाव आएगा लोकल करेंसी पर। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? गवर्नमेंट ने जुलाई में तो बड़ी सख्तियां की थी, उसी का नतीजा हम देख रहे थे कि 1.2% जो पाकिस्तानी रुपी है उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ था एज कम्पेयर टू डॉलर। तो आप अब क्या करना चाहिए फौरी तौर पर कि हम जो IMF का जो रिव्यू है उसको भी, उस पर भी असरअंदाज ना हो ये सारे मामला? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो बिल्कुल ठीक है। आप ये देखिए तकरीबन ओपन मार्केट में 6 रुपए 50 पैसे कम हुआ है डॉलर, और तकरीबन इंटरबैंक के अंदर 5 रुपए के करीब कम हुआ है। और अगर गवर्नमेंट बाय ना करे डॉलर ज्यादा, जो कि एक्सपोर्टर के दबाव की वजह से वो खरीदती है और रेट को मेंटेन रखती है डॉलर का, अगर वो उस दबाव में गवर्नमेंट थोड़ा खरीदने में कम कर दे डॉलर्स को ओपन मार्केट से, तो आप ये देखेंगे कि डॉलर का रेट और कम हो जाएगा। अब रह गई बात सैलाब की सूरत हाल की और सप्लाई की। नो डाउट सैलाब ने डिस्टर्ब किया पहले KPK को, कि वहां से भी हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आता है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां काम करते हैं, और पंजाब में भी बहुत बड़ा हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो दोनों तरफ पहले 1-1.5 महीने से जो तूफानी बारिशें और सैलाब की सूरत हाल है उसने मुतासिर किया है सप्लाई को, बैंक्स के ऑपरेशंस को, कारोबार के ऑपरेशंस को, और जो सैलाब ने तबाही मचाई है उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ने के इम्कानात हैं और एक्सपोर्ट कम होने के इम्कानात हैं, क्योंकि जो हमारे ऑपरेशंस हैं इंडस्ट्री वगैरह के हर जगह के कम हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ज्यादा दबाव रुपये के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम जो ये समझते हैं वो ये समझते हैं कि रुपया अंडर वैल्यू है और डॉलर ओवर वैल्यू है। अगर गवर्नमेंट खरीदारी बंद कर दे कुछ अरसे के लिए एक्सपोर्टर्स को, जो उन्होंने एक सपोर्ट देने के लिए, तो डॉलर 270 पे आना कोई बड़ी बात नहीं है।
अब जहां तक बात है कि पाकिस्तान की जो जफर साहब अगर इजाजत दें तो मेरे ज़हन में दो सवाल आ रहे हैं जफर साहब। एक तो ये जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत डॉलर खरीदना बंद कर दे स्टेट बैंक, देखें ना इसका तो इतना बुरा असर पड़ता है कि जब पता चलता है कि स्टेट बैंक के पास पैसा कम हो गया तो मार्केट आप डॉलर जो है ना उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये स्टेबल रखने के लिए रूपी डॉलर को तो स्टेट बैंक जो है ना वो मार्केट से ख़रीदता है। एक ये आप मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं हो जाएगा अगर स्टेट बैंक खामोश हो जाएगा तो फिर तो मेरा ख्याल है डॉलर और ऊपर जाएगा। दूसरा ये बताइएगा, ये तीन तरह के रेट्स हैं, एक देखें इंटर बैंक रेट है, ओपन मार्केट रेट है, एक ग्रे मार्केट का रेट है। आप नहीं समझते कि इन रेट्स के डिफरेंट होने से भी नुकसान होता है पाक रुपये को? जी बिल्कुल होता है जनाब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। लेकिन देखिए इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट तो हमेशा से होते हैं और इसमें डिमांड सप्लाई के ऊपर गैप आता रहता है। एक वक्त था 2 महीने पहले कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट सेम था, अभी भी ऑलमोस्ट सेम। इसी वजह से एक्सचेंज कंपनीज तकरीबन $500 मिलियन माहाना इंटर बैंक में दे रही थी आपके सैलाब से और ये तूफानी बारिशों से पहले। लेकिन अब वो हमारा जो फिगर है वो गिर के 300 मिलियन पे आ गया है। अब बात आ गई गवर्नमेंट की खरीदारी की, तो गवर्नमेंट की खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका जो एक्चुअल रेट है ना वहां आना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो इस वक्त जो प्रेजेंट कवानीन है फॉरेन एक्सचेंज के, जो लोगों को जो डॉलर या अदर करेंसी खरीदने के, वो मैं समझता हूँ ओवर रेगुलेटेड है। तो उसकी वजह से ग्रे मार्केट बढ़ चुकी है। ग्रे मार्केट हम दूसरा अपना एक और चीज, ये जो कमर्शियल बैंक्स को जफर साहब इजाजत दी थी हुकूमत ने कि वो भी ये कारोबार कर सकते हैं, एक्सचेंज कंपनियों के अलावा भी आप जाके डॉलर उनसे लें और वो खरीदें, आप नहीं समझते कि कमर्शियल बैंक्स भी रिलक्टेंट हैं, वो इसमें नहीं आना चाहते? देखिए बात यह है, ये इनसाइट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो आए हैं तो मैंने तो उनको हमेशा वेलकम किया है कि एक हेल्थी कंपटीशन होगा, कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ेगा, हमारे मजीद जो कारोबार है वो अच्छे होंगे। कंपटीशन तो हर काम में होता है। तो अगर वो रिलेक्टेंट थे उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, जाहिर है वो रिलेक्टेंट होंगे क्योंकि उनका जो बिजनेस एवेन्यू है वो 300-350 किस्म के उनके बिजनेस एवेन्यूज है। क्योंकि एक्सचेंज कंपनी का तो जो है ना सिर्फ 2 काम है, एक तो करेंसी की सेल परचेज या रेमिटेंस इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है जी। तो हो सकता है उनके लिए ये एक बहुत ही पीनट किस्म का बिजनेस हो और वो इसमें ना आना चाहते हो, क्योंकि उनके जो मेन बिजनेसेस हैं उससे उनका फोकस हट सकता है। लेकिन फिर भी ये जो बैंक्स की सब्सिडरी हैं, अलग से उन्होंने एक पूरा वो सिस्टम खड़ा किया है एक्सचेंज कंपनीज का, सीईओज वगैरह डिफरेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बैंकों को कोई इसमें इतनी परेशानी होनी चाहिए। हाँ, हमको जरूर परेशानी होनी चाहिए। बैंकों को कोई परेशानी जफर साहब, वो जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको परेशानी है। देखिए ना, मैंने बैंक में डॉलर रखे हुए हैं, मैं लेने चला जाऊं कि जी मुझे $500 मिलियन $500 दे दें तो वो नहीं देंगे कि जी एक वक्त में हम $100 से $200 से ज़्यादा नहीं दे सकते। वो भी ज्यादती करते हैं। $5 बिलियन आम आदमी ने कमर्शियल बैंकों में रखे हैं, अपने पैसे लेने जाते हैं उनको भी तरसा के देते हैं पैसे। सर ये तो रेगुलेटर का काम है ना देखना कि वो क्यों इस तरह कर रहे हैं। इस तरह उनको खुली छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात मैं समझता हूँ है नहीं। अगर डॉलर्स लेने जाएं तो वो दे देते हैं, और अगर कोई ऐसी कंप्लेंट हो तो वो देखनी चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। बाकी जो इन फ्यूचर हम जिस तरह ब्लूमबर्ग ने या और लोगों ने शोर मचाया है कि डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, ये हो गया वो हो गया, इतनी बात नहीं है। क्योंकि जब भी हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स ठीक होते हैं तो मैं ये देखता हूं कि एंटी स्टेट एलिमेंट इनसाइड आउटसाइड पाकिस्तान वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक देखिए, एक वक्त था कि ओपन मार्केट में और इंटर बैंक मार्केट में बहुत बड़ा फर्क था। 315 रुपए इंटर बैंक था और ओपन मार्केट 345 रुपए थी। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क था जो हमारे आर्मी चीफ से आके जब से इसमें एंटर हुए हैं बादल नखास्ता, क्योंकि जाहिर है उनके तो और बहुत सारे काम है करने के। तो उन्होंने कारोबार को भी देखा, इंपोर्ट को भी देखा, एक्सपोर्ट को भी उनकी टीम ने देखा। तो आपने देखा कि रेमिटेंसेस बढ़ गई जो गिर रही थी, और इस वक्त रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं।
हर महीना अगर आप लास्ट फिस्कल ईयर से देखें तो हर महीने उसमें इजाफे की ग्रोथ है। ओवरऑल 20-25%, 30% आपका रेमिटेंस बढ़ गया है। एक्सचेंज कंपनीज जो नहीं दे पा रही थी इंटरबैंक के अंदर, अब वो तकरीबन $6 बिलियन सालाना दे पा रही है। तो ऐसी इतनी बड़ी शॉर्टेज नहीं है करंट मार्केट में। डॉलर्स भी मौजूद है, अदर करेंसीज भी मौजूद है। हाँ, वक्ती तौर पे जो फायदा उठाने वाले लोग हैं ना, तो उनको पता है कि एक्सचेंज कंपनी सस्ता डॉलर बेच रही है एज कंपेयर टू ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट में फर्क बड़ा है, तो वो हमसे खरीद के ग्रे मार्केट में ले जाने वाले भी एक बहुत बड़ी तादाद मार्केट में है। वो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे शॉर्टेज है, क्योंकि जब हम उनको उनकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं अपने क्लाइंट की और केवाईसी करते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये बेनिफिशियल ओनर कोई और है। उन्होंने कलेक्ट करने के लिए 20-30 लोग छोड़े हुए मार्केट में। वो हर एक्सचेंज कंपनी से जाके अगर 30 लोग आ गए और $30,000 ले गए विदाउट डॉक्यूमेंट्स, तो वो जाहिर है फिर एक हाइप तो क्रिएट होती है ना, उसमें जो जेन्युइन कस्टमर है वो नहीं ले पाता। तो हमको ये भी देखने वाली बात है कि भाई ऐसे मौके पे हमको चाहिए कि अपने फायदे को एक तरफ रख के और मुल्क को कौम की तरफ देखा जाए कि गवर्नमेंट के लिए क्या है। जहां तक बात हो रही थी अभी रिजर्व की पाकिस्तान के, तो इस वक्त रिजर्व का लेवल काफी बेहतर है। पहले मैक्सिमम जो IMF कहता है वो आप कहता है 2.5 महीने का आपके पास रिजर्व होना चाहिए आपके इम्पोर्ट बिल का। तो हमारे पास इस वक्त 2 महीने का इम्पोर्ट बिल का रिजर्व है। ठीक है। बाकी जहां तक डेबिट क्रेडिट की बात है कि भाई हमने किसको कितने देने हैं और कितने लेने हैं, तो ये तो पूरी दुनिया का निजाम इसी पे है। अमेरिकन इकोनॉमी की मैं बात करूंगा, सबसे बड़ा दुनिया का डेब्ट उसके ऊपर है। तो ये तो डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस चलते रहते हैं बैंक्स में भी, हर जगह भी। तो इसमें इतनी कोई फिक्र वाली बात नहीं है। हाँ, इतनी कोई फिक्र वाली बात नहीं। इस वक्त सिचुएशन बेहतर ही है। कोई जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे डॉलर के हवाले से भी, ये वक्ती शॉर्टेज दिखाई देती है। थैंक यू सो मच। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, इत्तेशाम साहब साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम सूरत हाल इंडिया और अमरीका के जो मामला इस वक्त तय पे आने वाले हैं ट्रेड डील के हवाले से, उस पर बात होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात आज नई दिल्ली में हो रहे हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल की खरीदारी पर भारत से दरामदात पर भारी महसूलात आयद किए, जिससे अगस्त में भारत की बरामदात 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। भारत की अमरीका को कुल बरामदात 2024-25 में तकरीबन $86.51 बिलियन रही, जिसमें अब खातिर ख्वाह कमी हुई है। इससे पहले सदर ट्रंप ने आईफोन को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से भी मना किया और टेस्ला के मुजवजा प्लांट की तामीर भी मुलतवी करवाई। ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 25% इजाफी ड्यूटी भी शामिल थी। इस ऐलान ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया, मगर अब सदर ट्रंप के लहजे में नरमी आई है और मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द भी भारत पहुंचा है। अब किस हद तक ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी पर इत्तेशामुल हक साहब के साथ हमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, और मुख्तलिफ मामलों पर अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। मैं इस सवाल के साथ आपके जानिब आऊँगी कि ये भारत का चाइना कार्ड चल गया है या फिर कोई दरमियानी रास्ता सदर ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने बैकडोर जो डिप्लोमेसी हुई है उससे कुछ दरमियानी रास्ता निकला। क्या देख रहे हैं आप, किस हद तक भारत रशियन ऑयल पर लचक दिखा सकता है इस मुतालबे पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका ने एक अपना स्टांस तो लिया है, लेकिन हम ये देखते आए हैं कि कुछ अरसे से अमेरिका जिस चीज़ पे भी अपना मौक़िफ़ लेता है उसके बाद उसको जो है वो वापस अपने किए के ऊपर जो है पछतावा होता है और फिर वो तब्दील करता है। यू टर्न अगर लफ्ज़ कह लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अभी यूक्रेनियन मामले को ही देख लें कि रूस और यूक्रेनियन मामले के ऊपर जो है अलास्का के अंदर जो मुलाकात थी उसमें यूक्रेन को दूसरे लफ्जों में प्लेट पे रख के जो है रूस के सामने जो है वो पेश कर दिया गया है। और इसी तरीके से अमेरिका का एक बहुत बड़ा तिजारती हुजूम है भारत के साथ, और जाहिर है इसको जो है वो किसी सूरत जो है वो पसे पुष्ट नहीं डाल सकता एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का पूरे रीजन के अंदर कोई और इत्तेहादी नहीं मां सवाए जो है वो खुद भारत के हैं।
और अमेरिका के अंदर यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब की सोच के अंदर भारत के हवाले से एक मुतजाद राय पाई जाती है, लेकिन जो है जिसका वो इजहार भी करते रहते हैं, बड़े मेरे ख्याल में बेखौफ खतर वो उन्होंने इजहार किया। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका के अंदर जो भारत के लोग मौजूद हैं, जो भारतीय निजात लोग हैं, जो मुख्तलिफ अहम पोजीशंस के ऊपर तैनात हैं, जिनमें CIA की चीफ तुलसी गैबर्ट जो है वो भी शामिल है, तो उन सब लोगों को जो है आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग पॉलिसी मेकर कहलाते हैं। और पॉलिसी मेकर जो होते हैं, जाहिर है उनका एक अपना सिस्टम होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मज़ाकरात का कोई दरमियानी जो एक नतीजा है वो बरामद होगा, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से आड़े हाथों ले रहे थे, लेकिन अभी फ्रेंड मोदी कह के जो है उनको पुकारा, यानी कि एक नरम रवैया जो है वो आने के लिए मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी आप देख लें कि जो कतर के अंदर जो कुछ हुआ वो इसी वजह से, क्योंकि 3 सितंबर को जो है बाकायदा चीन ने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर किया और मल्टीपोलर वर्ल्ड के जो है वो इशारा दिया, और एक हफ्ते के अंदर जो है कतर के ऊपर हमला हो गया, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये दुनिया को बावर करा सके कि दुनिया अभी भी यूनिपोलर है, मल्टीपोलर नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में चीन की मुखाशमत जब तक रहेगी तब तक भारत की गुड्डी जो है वो अमेरिका के आगे चढ़ी रहेगी, और ख़ास तौर पे अमेरिकी मसनूआत और ख़ास तौर पे जो उनका $283 बिलियन का जो IT ट्रेड है जो अमेरिका के साथ, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाने की बात कही थी, वो भी जाहिर है उनकी जो एक बड़ी बड़ी जो जाइंट्स बैठे हुए हैं सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर, वो जो है इस सिलिकॉन वैली जो इंडिया के अंदर है उसको इस तरीके से अपने हाथ से स्लिप आउट नहीं होने देंगे इजीली। इसलिए मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अंदरूनी दबाव है, और इस मुज़ाकरात के नतीजे जो हैं वो भारत के लिए काफी मस्बत जो है वो नजर आ रहे हैं। आप इसको मस्बत देख रहे हैं, तो शाम साहब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये फायदा दोनों साइड से, क्योंकि आप देखें तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो क्या US इसको लूज करने का वो मुतहम्मिल हो सकता है? और दूसरी चीज ये कि जब हमने देखा था कि अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उनका मूड भी बड़ा चेंज होता है। जब चाइना की जानिब गए तो उन्होंने पहला जो पैगाम था वो यही कि पुतिन और मोदी साहब चाइना को प्यारे हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें इंडिया की जानिब से ऑफर आई है 0 टैरिफ US गुड्स पर लगाने की, लेकिन हमने उसको डिक्लाइन कर दिया, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद अब ये ट्रेड के हवाले से खबरें आना, तो उनके मिजाज को देखते हुए क्या नतीजा निकलते हुए देख रहे हैं आप? देखिए हम ना, मुझे नहीं नज़र आता कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। आप देखते हैं एक दिन का दौरा है जो उनके ट्रेड ऑफिशियल हैं, ब्रेंडन लिंच, वो दिल्ली गए हैं और उनसे बात करेंगे। एक दिन में आप कितनी बातें कर सकते हैं, तो यहीं से लग रहा है कि कोई इतना आसान नहीं लग रहा। दूसरी बात है कि हम ना अब जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से, ब्राज़ील से, चाइना से, बाकी ममालिक के साथ डील करके बड़ी हद तक जो है ना वो अपने हक़ में, ठीक है वो 100% से नीचे आए हैं, कहीं 30%, कहीं 40%, 50% तक उन्होंने जहाँ पे टैरिफ लगाए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, तो उन्हें बड़ा फ़ायदा, अमेरिकन इकानमी को बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए तमाम तर दोस्तियों के, मैं ये कहूँगा, मैं थोड़ा सा अब्दुल्ला से डिसएग्री करूँगा, सब कुछ सियासी तौर पे वफादात अमेरिका के, हिंदुस्तान के होने के साथ साथ अमेरिका में ये बहुत बड़ी फीलिंग पाई जाती है आमना कि टैरिफ और नॉन टैरिफ हिंदुस्तान के जो बैरियर हैं उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया अमेरिका को। अभी देखें वो उनके जो क्या कहते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, हावर्ड, वो कहते हैं कि जी 1.4 बिलियन लोगों का ये मुल्क है, हम इनको क्या कह के थक गए हैं कि भी आप हमसे ये क्या कहते हैं सोयाबीन ऑयल लें, हमसे कौन ले, वो नहीं लेते, बल्कि आपकी, वो कहते हैं आपकी इकोनॉमी के लिए, फार्मर के लिए बहुत कुछ हो सकता है, आप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता जो हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र है कि ये 20% तक एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो तो कह चुके हैं कि जी वक्त गुजर गया प्रेसिडेंट ट्रंप, ये शायद नहीं होगा, थोड़ा बहुत वो करेंगे। देखिए बात है कि इस वक्त सूरत हाल हिंदुस्तान की आमना ख़राब हुई है। अभी अगस्त के महीने में आप देख लें कि उनको $7 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है ना उसको डज लगी है। अब वो कहा जा रहा है कि पूरे साल का जब तजिया किया जाएगा तो हिंदुस्तान जो है ना बहुत उनको नुकसान होगा, उनकी एक्सपोर्ट को। ये लोएस्ट एप पे चला गया उनकी एक्सपोर्ट जो है ना अमेरिका के लिए। अमेरिका कई हवालों से वो मेरा ख्याल है कंसीड करेगा। लेकिन ना वो ये क्या कहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी
चाइना और हिंदुस्तान की वजह से ना जो हमारे अहदाफ हैं रूस के ख़िलाफ़ पूरे नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि मैं तो सख्त किस्म की, वो कहते हैं लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैं वॉर मशीनरी रशिया की तबाह करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से वो अपना यूक्रेन में लड़ रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं चाइना और हिंदुस्तान। लिहाजा वो कहते हैं ये मेरे लिए एक्शन है। और इस मामले में यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के साथ खड़ी हुई है कि जी जिस तरीके से तेल ख़रीदा जा रहा है और बावजूद इसके कि वो आप देख लें, अब तो वो रोमानिया तक, उनके पोलैंड के बाद रोमानिया भी आपने देखा कि ड्रोन जाना शुरू हो गए हैं रशिया के। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जिस तरह नेटो और अमेरिका सोच रहे हैं उसमें सूरत हाल जो है ना हिंदुस्तान के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है नेगोशिएशन में 20% तक हिंदुस्तानी चाह रहे हो जाए तो उनके लिए शायद कोई विन विन सिचुएशन हो जाए। लेकिन एज टू स्पीक हम ना उनकी टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, जेम एंड ज्वेलरी और फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हिंदुस्तान चाहेगा कि कोई बीच का रास्ता इख्तियार करके तो हम कोई टैरिफ 20% तक वो ले आए। अब्दुल्ला साहब, एक और चीज़ की जिस तरह से अभी रशियन ऑयल की ख़रीदारी के हवाले से ज़्यादा अमेरिका सख्त मौक़िफ़ ले रहा था और उसकी रीज़न हम ये देख रहे थे कि यूक्रेन और ये इस हवाले से रशियन जो वॉर थी उसमें सीज़ फायर में डोनाल्ड ट्रंप साहब को नाकामी का सामना करना पड़ा था, वो डेस्परेटली चाह रहे थे। तो अब हम देख रहे हैं रशिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन को इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या इस स्टांस से थोड़ा सा इस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे इंडिया को, रशिया को प्रेशर करने के लिए, ताकि थोड़ी बहुत ये हो सकता है कि ऑयल की ख़रीदारी कम कर दी जाए या मुकम्मल तौर पे बंद करने पे ही इसी स्टांस पे रहेंगे जमे हुए? देखिए, इस टाइम पे नजर ये आ रहा है कि अमेरिका जो है वो आइसोलेट हो रहा है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली वो आइसोलेशन का शिकार है। और आप देखें इंटरनेशनल जो दुनिया है वो किस तरीके से, इवन यूरोप के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अमेरिका के हवाले से तशवीश पाई जाती है, जिसकी वजह से जब सदर ज़ेलेंस्की की बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई थी तो सदर ज़ेलेंस्की जो थे वो आपको याद है उसके बाद इमीडिएटली जो है वो सर कीर स्टारमर ने जो है वो एक एरिया था बरतानिया के अंदर, यूरोपियन यूनियन को बुलाया गया था उसके अंदर और मुख्तलिफ लोगों ने बैठ के कुछ फैसले किए थे और अमेरिका के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इसलिए इस रीजन के अंदर जो है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका का नाम लेने वाला माँ सवाए जो भारत है वो और नहीं है। इसलिए अगर चाइना को बैलेंस आपने करना है तो फिर आपको भारत की जो है ना वो जिसको कहते हैं दूध देने वाली गाय की आपको टांगे जो है वो लाते सहनी पड़ेंगी। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि रशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका इजहार बाकायदा खुद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर चुके एससीओ कॉरपोरेशन के इजलास के बाद। क्या उन्होंने कहा एससीओ समिट के बाद कि जनाब ये तो मेरे खिलाफ जो है वो इत्तेहाद है, और फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि ही नोज कि अमेरिका इज नो लॉन्गर ग्रेट। लेकिन अब्दुल्ला एक इसकी और माजरत के साथ अब्दुल्ला एक और इसकी डायमेंशन है। जब आप यूक्रेन का आप जिक्र कर रहे होते ना, मैं आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, आप सही कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो पॉलिटिकल और मिलिट्री मसला है ना उसके लिए तो ठीक है, ये पूरे यूरोपियन लीडर जो है ना अमेरिका में जाके बैठ गए थे, इसलिए कौन को नज़र आ रहा है कि अमेरिका अगर साथ नहीं देता तो वो तो फिर रशिया नहीं छोड़ेगा पुतिन पूरे यूरोप को। लिहाजा यहाँ पे तो बहुत कुछ पॉलिटिकली वो कंसीड करने के लिए तैयार है, बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज मेरा ख्याल है वहाँ पे अमेरिका इतनी आसानी के साथ कंसीड नहीं करेगा। जी, दे आर ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। असल बात यह है कि वो आगे खड्डा और पीछे खाई में फंस गए हैं। फिलहाल अमेरिका जो कुछ भी करेगा चीजें उसके हाथों से जो है वो तेजी से निकल जाएंगी, जो कि अभी आपने जो है वो रशियन यूक्रेनियन वॉर के अंदर ही अगर आप देख लें, आप जो है वो जिस जगह भी जाएंगे आपको टैरिफ वॉर के अंदर ही आपको नजर आएगा कि पहले चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, फिर घटाया, फिर उसके बाद फिर जो है वो अब धमकियां धौंस धांधली कर रहे हैं। और यही बात जो है सदर शी जिनपिंग ने कही थी एससीओ समिट पे, और उसके बाद फिर उन्होंने जब तारीख साज परेड हुई 3 सितंबर को तो उन्होंने ये कहा कि धौंस धांधली और धमकाने की जो सियासत है सोशल मीडिया के जरिए वो अब बंद हो जानी चाहिए और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस मीन्स के अमेरिका जो है वो एक रिसीडिंग पावर है। अब दे आर ट्राइंग एंड स्ट्रगलिंग हार्ड
कि वो अपने आप को सुपर पावर का स्टेटस जो है वो मेंटेन कर सकें, बावजूद इसके कि उन्होंने F-35 की डील जो है भारत को ऑफर की, जो कि नॉन नेटो एलाई था। उसके बावजूद उसको जो है बहुत सारी बातें भी मुल्क के अंदर सुननी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद जो है भारत उनके लिए ब्लू आइड है, क्योंकि जाहिर है भारत और इसराइल दो एक ऐसे लोग हैं, दो ऐसे मुमालिक हैं जो एक तरफ मशरिक वस्ता में इसराइल और दूसरी जानिब साउथ ईस्ट एशिया में भारत जो है वो एक किरदार अदा करता है। और यही वजह है कि तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन दोनों मुमालिक की जानिब से होने के बावजूद इनको कोई कुछ नहीं पूछता। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी जो भारत के ऊपर जिस तरीके से एलिगेशन रहा है इंटरनेशनल टेररिज्म के हवाले से, अभी PLA और मजीद ब्रिगेड को भी जो है बाकायदा टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन क्या उनके जो सपोर्टर्स, अबैटर्स और फाइनेंसर्स थे और सिंपैथाइजर्स थे, क्या उनके ऊपर पाबंदी लगी? अभी तक नहीं लगी, क्योंकि वो सारे भारत के अंदर जो है वो मौजूद हैं और बरामदाख वगैरह जो बैठे में हैं वो भारत के पैसे पे ही जिनेवा के अंदर मजे कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत के लिए एक अमेरिका में सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एहतशाम साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में बात करने के लिए मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सेहत से जुड़ी एक स्टोरी, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया है, जिसके तहत 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चियों को इस जानलेवा मरज से बचाने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से 3000 से ज्यादा खवातीन जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। ये मरज खवातीन में तीसरा सबसे आम कैंसर है, जिसका बुनियादी सबब HPV वायरस है। ये मरज बेसिकली है क्या, ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसकी अलामात क्या हैं, इसमें चैलेंजेस पाकिस्तान को क्या दरपेश है, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद अस्कर साहब, CEO ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट हमारे साथ हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, इस मर्ज के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, बीमारी बेसिकली होती कैसी है और इसकी अलामात क्या है, और साथ ही साथ जो मैं चैलेंजेस की बात कर रही थी वो चैलेंजेस है क्या और हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया इन्वाइट करने का प्रोग्राम में। जो आजकल सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, तो सर्वाइकल कैंसर एक वन ऑफ द डेडली कैंसर्स है औरतों के लिए, और ये तकरीबन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 5000 खवातीन की रिकॉर्डेड डेथ होती है। और जिस तरह पाकिस्तान में नंबर हमेशा कम हमारे पास होते हैं, तो प्रॉबेबली ये अंडर रिपोर्टेड डेथ्स हैं। और दूसरा, पाकिस्तान की जब औरतें इस कैंसर के साथ आती हैं तो मेजॉरिटी उनकी एडवांस स्टेजेस पे होती है, क्योंकि आइडेंटिफाई पहले नहीं हो सकता। तो इस वजह से भी जो शरह मौत है पाकिस्तानी खवातीन की इस कैंसर से, वो इस हमारे पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम इसका ये है कि ये एक आम हल्की सी इन्फेक्शन हुई, आपको महसूस भी नहीं हुई और आप के अंदर कोई अलामात भी नहीं आए, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप इस मर्ज के मरीज हैं। अब ये है एक वायरल इन्फेक्शन है, 40 किस्म के तकरीबन मुख्तलिफ वैराइटीज हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसी खतरनाक हैं जो इवेंचुअली कैंसर के अंदर जाके बदलती है। और इसके साइन सिम्टम्स जरा मैं जानना चाहूंगी कि अगर उस हवाले से भी आप बता दें। कोई साइन सिम्टम्स, मेजॉरिटी लोगों के अंदर कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते। बाज़ लोगों में छोटे छोटे आप कह लीजिए मौके कह लीजिए या वार्ड्स कह लीजिए, जो वायरल वार्ड्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन 90% लोगों के अंदर कोई ऐसी मेजर अलामात नहीं होंगी जिससे उनको फिक्र हो। इसी वजह से ये जो गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, और पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि बच्चियों को पहले ही वैक्सीन लगा दी जाए ताकि ये बीमारी का चांस ही ना हो। ठीक, और ये जो प्रोपेगेंडा है इस हवाले से, वो बेसिकली क्या है जो जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि वजीर सेहत भी बात कर रहे हैं कि ये फॉल्स किस्म की चीज़ें, ऐसी लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है जिसकी वजह से लोग इसकी जो वैक्सीनेशन है उससे कतराते हैं। देखिए, ये 2-3 चीज़ें लोगों को बड़ी क्लियर कर लेनी चाहिए। नंबर 1, 90% जो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, उसकी वजह ये इन्फेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास वैक्सीन मौजूद है जो तकरीबन 80 से 90% इफेक्टिव है, यानी कि अगर जिनको लगती है उनमें से 80 से 90% को ये बीमारी कभी नहीं लगेगी।
जब ये बीमारी नहीं लगेगी तो वो कैंसर के अंदर कन्वर्ट भी नहीं होगी। तो ये एक किस्म का वो गारंटी है। अब लोगों के जो प्रोपेगेंडा चल रहा है और ख़ास तौर पे उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आजकल शोर मच रहा था, लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, तो मैंने जितनी किसके ऊपर स्टडी की है, कोई मेजर साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि बाज़ लोगों में ये नहीं लगाना चाहिए या कुछ नहीं लगाना चाहिए। और ये साल हर साल से बहुत सारे ममालिक के अंदर रूटीन की वैक्सीनेशन के तौर पर सेफ है वैक्सीनेशन। और 9 to 14 ईयर्स ओल्ड जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, आप ये सजेस्ट करते हैं कि उन सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी जी। और मुझे तो एक सवाल ये भी हो रहा है कि जी 9 साल की बच्चियों को क्यों लगवाए, आखिर ये क्या है? तो उसके अंदर ये है कि अगेन साइंसी तहकीक से ये साबित हुआ है कि 9 से 14 साल की जो बच्चियां होती हैं, 9 से 11 साल की, उनको जब ये वैक्सीन लगाई जाए तो ये मोस्ट इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें इस वायरल का अटैक नहीं हुआ होता। जो उम्र बढ़ती है तो वायरस आपको अटैक कर सकता है, तो वो ये वैक्सीन फिर कम इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन बाज़ मुल्कों के अंदर तो बड़ी उम्र की खवातीन भी ये लगवाती हैं। बाज़ मुल्कों के रूटीन में 26 साल तक की उम्र की खवातीन को ये लगाया जा सकता है। तो इस वजह से ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 से 14, लेकिन 9 से 14 जो है मोस्ट इफेक्टिव एज है वैक्सीन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जवाद साहब मौजूद थे बड़े अहम टॉपिक पर बात करने के लिए, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि ये जो वैक्सीन है रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर, ये बिल्कुल महफूज है, और 9 to 14 ईयर्स जो बच्चियां हैं उस उम्र की, उनको ज़रूर लगवाने चाहिए, उनके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इस हवाले से हमने बात की। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ टेक्नोलॉजी की दुनिया से बात करते हैं, जहाँ पर AI की दौड़, और गूगल जेमिनाई ने पहली बार चैट GPT को पीछे छोड़ दिया। खबर यह है कि जेमिनाई ने 450 मिलियन माहाना यूजर्स के साथ ऐप स्टोर पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि चैट GPT दूसरे नंबर पर चला गया है। गूगल जेमिनाई की मकबूलियत की बड़ी वजह है नैनो बनाना, एक नया इमेज एडिटिंग टूल। ये फीचर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और जर्मनी में वायरल हो गया है, और सिर्फ 2 हफ्तों में इस मॉडल से बनी तस्वीर लाखों बार शेयर हुई हैं। 500 मिलियन से ज्यादा बार नैनो बनाना टूल इस्तेमाल हो चुका है। इसकी खास बात यह है कि ये नई तस्वीर बनाने के बजाय मौजूदा तस्वीर को हकीकत के करीब एडिट करता है। माहिरीन और फोटोग्राफर्स इसे अब तक का सबसे शानदार टूल करार दे रहे हैं। जेमिनाई की मकबूलियत ने न सिर्फ चैट GPT बल्कि थ्रेड्स और दीगर ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन खदशा ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ झूठी मालूमात भी तेजी से फैल सकती हैं। इसीलिए गूगल ने हर तस्वीर में वाटरमार्क शामिल कर दिया है ताकि इसकी असलियत को पहचाना जा सके। लेकिन सवाल ये है कि जैसे जैसे AI हम देख रहे हैं कि तरक्की कर रहा है, जालसाजी के खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। सो आने वाले वक्तों में सच और झूठ में फ़र्क कैसे मुमकिन होगा? माहिरीन को इस पर भी काम करना होगा, वरना झूठ सच और सच झूठ बन जाएगा। इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।